डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में जोरदार हंगामा। विपक्षी सांसदों ने चेयर की ओर कागज उछाले। पेपर उछालने वाले 8 विपक्षी सांसद पूरे सत्र से सस्पेंड। इंडिया यूएस ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी घबराए हुए हैं। पीएम मोदी ने दबाव में साइन की ट्रेड डील। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी का केंद्र और ईसीआई पर प्रहार। दिल्ली दौरा पर आई ममता ने चुनाव प्रक्रिया और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर उठाए गंभीर सवाल। कहा, बंगाल में चुनाव से पहले चुनाव आयोग जानबूझकर गड़बड़ी कर रहा है। बिहार का पेश हुआ बजट। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में 3,47,889 करोड़ 76 लाख रुपए का पेश किया बजट। 94 लाख गरीबों के लिए नीतीश सरकार ने खोला खजाना। बजट में 1.56 करोड़ महिलाओं को सहायता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। संसद के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को लोकसभा में उस वक्त भारी हंगामा हो गया जब विपक्षी सांसदों ने चेयर की ओर कागज उछाले। इस अमर्यादित आचरण के बाद स्पीकर ने कड़ी कार्रवाई करते हुए मणिकम टैगोर और गुरजीत औजला समेत 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। लोकसभा में पीठासीन की ओर पेपर उछालने वाले 8 विपक्षी सांसदों को बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया है, जिनमें कांग्रेस के 7 और सीपीआई के 1 सांसद शामिल हैं। विपक्षी सांसदों के निलंबन के बाद सदन में भारी हंगामा हो गया। इसके बाद स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही को बुधवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया। वहीं विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने के विरोध में विपक्षी दल राहुल प्रियंका के साथ मिलकर संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे थे। लोकसभा में राहुल गांधी की स्पीच पर लगातार दूसरे दिन हंगामा हुआ। राहुल ने आर्मी चीफ की अनपब्लिश्ड बुक के आर्टिकल को सदन में पेश किया। उनके ये कहते ही एनडीए के सांसदों ने टोकना शुरू कर दिया। विपक्षी सांसद नारेबाजी करते वेल में पहुंच गए। स्पीकर की तरफ विपक्षी सांसदों ने पेपर उछाले। इसके बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इसके बाद पीठासीन दिलीप सैकिया ने 8 सांसदों को पूरे स्तर के लिए निलंबित कर दिया। अडानी और एप्सिटीन फाइल्स का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई आरोप लगाए गए हैं। राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी घबराए हुए हैं। जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी थी, कुछ बदला नहीं। वो किसी न किसी कारण दबाव में है। मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। उन पर भयंकर प्रेशर है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, नरेंद्र मोदी जी की इमेज का गुब्बारा है जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया है। जो कभी भी करोड़ रुपए लेकर बनाया गया है वो फूट सकता है। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी। 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है। और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है।
भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का ऐलान हो गया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे भारत के साथ डील पर सहमत हैं, जिसमें टैरिफ 25% से घटकर 18% हो जाएगा। भारत रूस से ऑयल खरीद बंद करेगा और यूएस से ज्यादा एनर्जी, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खरीदेगा। पीएम नरेंद्र मोदी से कॉल के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह ऐलान किया। ट्रंप ने अप्रैल में भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और फिर रूस से तेल खरीदने के कारण अगस्त में 25% पेनल्टी का ऐलान किया था। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि भारत पर सिर्फ टैरिफ 18% ही लगेगा। अमेरिका रूसी तेल खरीदने के कारण लगा 25% टैरिफ हटा देगा। भारत और अमेरिका के बीच बात बन गई है और इसके साथ ही बीते लंबे समय से अटकी इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर भी असमंजस लगभग खत्म हो गया है। दरअसल सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत करने के बाद खुद व्यापार समझौते को लेकर बड़ी जानकारी शेयर की। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि ट्रंप पीएम मोदी के बीच बातचीत का हवाला देते हुए साफ किया कि भारत पर कुल 18% ही टैरिफ लगेगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत भारत से समय के साथ 500 अरब डॉलर से अधिक की अमेरिकी ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि उत्पाद, कोयला और अन्य उत्पाद खरीदने की उम्मीद है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर पोस्ट में लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। ये जानकर खुशी हुई कि मेड इन इंडिया उत्पादों पर अब 18% का कम टैरिफ लगेगा। इस ऐलान के लिए उनका 1.4 अरब जनता की ओर से धन्यवाद। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने बंग भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने चुनाव प्रक्रिया और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी नई किताब 26x26 भी पेश की है। ये किताब में उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर 26 कविताएं लिखी हैं। ममता बनर्जी का दावा है कि बंगाल में चुनाव से पहले जानबूझकर गड़बड़ी की जा रही है। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी कई बड़े आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने बेहद चौंकाने वाले दावे किए। उन्होंने कहा कि एसआईआर की रिपोर्ट में कई जिंदा लोगों को मृत दिखा दिया गया। उन्होंने वहां मौजूद कुछ लोगों से हाथ भी उठवाए। ये वही लोग हैं जिन्हें कागजों में मृत घोषित किया गया था। ममता ने इसे एक बड़ी साजिश करार दिया है। They can do the SIR, I don't have any problem. Let them 2 years try. They can do it after election, no problem. Why on the eve of election and why not Assam? Always this government says खुशबैठिया। अगर खुशबैठिया बंगाल में है तो आप लोगों ने क्या किया? बॉर्डर किसका हाथ में है? बीएसएफ। कोल किसका हाथ में है? सीआईएसएफ। एविएशन किसका हाथ में है? कस्टम्स एंड एविएशन मिनिस्ट्री। रेल किसका हाथ में है? रेलवे। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। पहले तो ये लोग बाहर से जो आते थे उसका डेटा शेयर करते थे, लेकिन 10 साल से बंद कर दिया। मैंने बहुत दफे रेस किया था, अगर बाहर से कोई खतरनाक आदमी आ जाएगा तो हम कैसे उसको ढूंढेंगे? आप तो लेके चला आता है, हमको कोई डेटा शेयर नहीं करता है। नो रिप्लाई। Even I have written letter to Prime Minister. Nothing hide and seek. After this Bangladesh turmoil, they brought some people. बिहार में वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट पेश किया। इस बार बजट का कुल आकार 3,47,589 करोड़ 76 लाख रुपए का रखा गया है, जो पिछले वर्ष के 3.17 लाख करोड़ के मुकाबले करीब 30,000 करोड़ अधिक है। वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य बिहार को 7 निश्चय 3 के जरिए से विकसित राज्यों की कतार में खड़ा करना है। सरकार का मुख्य फोकस गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास पर है, जिसके तहत प्रदेश के 94 लाख गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की योजना तैयार की गई है। वित्त मंत्री ने बिहार के भविष्य का रोड मैप साझा करते हुए 5 मूल तत्वों की घोषणा की। उन्होंने कहा, ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान के स्तंभों पर चलकर ही बिहार प्रगति करेगा।
इन तत्वों के माध्यम से शिक्षा, पारदर्शी शासन, आधुनिक तकनीक, युवाओं की आकांक्षाओं और सामाजिक गौरव को बजट की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। बजट भाषण के दौरान महिलाओं की आर्थिक आजादी पर सरकार की सफलता साझा की गई। वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने बताया कि अब तक राज्य की 1.56 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है। 7 निश्चय 3 के तहत महिला उद्यमिता और उनके सामाजिक उत्थान के लिए फंड के दायरे को और बढ़ाने का प्रस्ताव है। चालू वित्त वर्ष की तुलना में बजट के आकार में बड़ी वृद्धि विकास की गति को तेज करने के लिए की गई है। बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ गरीबी मिटाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 94 लाख गरीब परिवारों के लिए विशेष रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में औद्योगिक विकास को रोजगार से सीधे जोड़ने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर घोषित सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन के लिए सभी जनपदों में उपयुक्त भूमि शीघ्र चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को इस संबंध में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीति का लक्ष्य ऐसा सक्षम वातावरण तैयार करना है जहां युवाओं को कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता के अवसर एक ही परिसर में सुलभ हों। उन्होंने निर्देश दिए कि इस महत्वाकांक्षी योजना को स्थानीय आवश्यकताओं और क्षेत्रीय संभावनाओं के अनुरूप प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जोन उद्योग, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार तथा उद्योग सहायता से जुड़े विभागों और सुविधाओं को एकीकृत रूप से उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने एमएसएमई, सेवा आधारित उद्योगों और नवाचार से जुड़े क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए प्लग एंड प्ले यूनिट और फ्लैटेड फैक्ट्री जैसे आधुनिक सुविधाओं के विकास पर विशेष जोर दिया, जिससे उद्यमियों को प्रारंभ से ही आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध हो सके। बैठक में अवगत कराया गया कि इस योजना के अंतर्गत कॉमन फैसिलिटी सेंटर, टेस्टिंग फैसिलिटी, डिस्प्ले एवं डिजाइन सेंटर, टूल रूम, ईटीपी, सीईटीपी, प्लग एंड प्ले यूनिट तथा फ्लैटेड फैक्ट्री की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके साथ ही युवाओं के कौशल उन्नयन हेतु उद्यमिता प्रशिक्षण, मेंटरिंग, विभिन्न ऋण योजनाओं की जानकारी तथा हैंड होल्डिंग की व्यवस्था भी इसी परिसर से की जाएगी। बैठक में यह भी बताया गया कि योजना को चरणबद्ध रूप से प्रदेश के सभी जनपदों में लागू किए जाने का प्रस्ताव है। प्रत्येक जनपद में न्यूनतम 50 एकड़ क्षेत्रफल में एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन विकसित किए जाएंगे। प्रस्तावित जोन के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र, फ्लैटेड फैक्ट्री, वाणिज्यिक क्षेत्र, सड़क, कॉमन फैसिलिटी, सर्विस सेक्टर, ग्रीन एरिया और कार्यालय स्पेस का संतुलित लेआउट तैयार किया गया है। इसके साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना भी प्रस्तावित है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के पारंपरिक और ग्रामीण उद्योगों को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में निरंतर प्रभावी कदम उठा रही है। इसी क्रम में रेशम उद्योग के सुदृढ़ीकरण, शुद्ध रेशमी वस्त्रों की पहचान तथा रेशम उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया से आमजन को परिचित कराने के उद्देश्य से प्रदेश में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। इस महत्वाकांक्षी केंद्र का उद्घाटन प्रदेश के एमएसएमई, खादी एवं ग्रामोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री राकेश सचान द्वारा किया गया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि रेशम निदेशालय परिसर में स्थापित ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जहां रेशम उत्पादन की पूरी श्रृंखला का प्रत्यक्ष एवं जीवंत प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यहाँ रेशम कीट से धागा बनने की प्रक्रिया, धागाकरण एवं वस्त्र निर्माण की संपूर्ण विधि को एक ही स्थान पर देखा जा सकता है। मंत्री राकेश सचान ने कहा कि पूर्व में ये स्थल अनुपयोगी अवस्था में था, जिसे विभागीय प्रयासों से आधुनिक, भव्य एवं उपयोगी स्वरूप प्रदान किया गया है। अब ये केंद्र प्रदेश मुख्यालय पर देश विदेश से आने वाले आगंतुकों के लिए रेशम उद्योग की पहचान का प्रमुख केंद्र बनेगा। इससे स्थानीय बुनकरों,
कारीगरों, किसानों एवं स्वयं सहायता समूहों को प्रत्यक्ष बाजार उपलब्ध होगा। ये बड़ा ही विभाग के द्वारा अच्छा कार्य हुआ है कि रेशम निदेशालय में ऑफिस भी है, निदेशालय भी है और लाइव डेमो है कि कैसे रेशम का कीड़ा रेशम का धागा बनाता है और उसका क्या प्रोसेस है, किस तरह से कपड़ा बनाया जाता है। ये एक बड़ा सराहनीय कार्य हमारे विभाग के अधिकारियों के द्वारा, एसीएस और डायरेक्टर के द्वारा जो किया गया है, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। ये जगह जब मैं पहली विजिट में आया था तो यहाँ सब स्क्रैप और कूड़ा भरा था। तभी हम लोगों ने बोला था कि ये जगह का इस्तेमाल होना चाहिए। पहले अंदर ऑफिस में छोटा सा इन्होंने बनाया, लेकिन ये आज इन्होंने भव्य और दिव्य रूप दिया है। इससे कम से कम प्रदेश के मुख्यालय में अगर देश दुनिया से कोई भी आदमी आता है तो वो देख सकता है कि हमारे यहाँ जो एरी रेशम है, सहतूती रेशम है, टसर रेशम है, किस तरीके से रेशम का उत्पाद होता है और किस तरह से कपड़े का प्रोसेस होता है। गरियाबंद जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है, जीरो टॉलरेंस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि चाहे प्रदेश में करप्शन का मामला हो या अपराध का, सरकार किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतेगी। जो भी अत्याचार करेगा उसकी सख्ती से जांच होगी और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव हार कर कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है और सरकार पर लगातार बेबुनियाद आरोप लगा रही है। सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। देखिए, कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है और चुनाव हार के इतना बौखला गई है कि उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं है, इसलिए लगातार असत्य आरोप लगाते हैं। सरकार चाहे वो करप्शन का मामला हो, चाहे अपराध का मामला हो, जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और यहाँ पर चाहे कोई अत्याचार करेगा या कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसकी सख्ती से जांच होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैनपुरी के करहल पहुंचे समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ बोलने की पार्टी है, झूठ के दम पर सरकार बनाई गई है। यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। बजट केवल बड़े उद्योगपतियों के लिए है, मध्यम एवं गरीब लोगों के लिए बजट नहीं है। रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज अपराध हो रहे हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी ने पूरा मन बना लिया है। देखिए, मध्यम वर्ग के लिए और यहाँ तक के गरीब लोगों के लिए इस बजट में कहीं पर भी ध्यान नहीं दिया गया। ये बजट केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए है और केवल ये भ्रष्टाचार के लिए इसमें से दिखाई दे रहा है कि ये इसमें भ्रष्टाचार होगा और बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा है। भाजपा जो है लगातार विराट हिंदू सम्मेलन कर रही है, एकजुट करने का काम कर रही है, किस तरीके से देखते हैं आप? विराट हिंदू सम्मेलन कर रही है जगह जगह, करल में भी कई जगह हुए, मैनपुरी में भी कल हुआ। तो वो देखिए यहाँ समाज को बांटने का काम कर रही है। भागलपुर में दशकों से लंबित हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन और तेज हो गया है। आज उन्होंने न्याय और विधि व्यवस्था की स्थापना के संकल्प के साथ हवन पूजन किया। अधिवक्ताओं का कहना है कि ये आयोजन हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की सिद्धि की ओर एक मजबूत कदम है। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि भागलपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होने पर आम लोगों को पटना की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी और लंबित मामलों में शीघ्र निपटारे में मदद मिलेगी। उन्होंने सरकार पर लगातार दबाव बनाने की बात कही और मांग दोहराई कि इस गंभीर मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई की जाए। आंदोलन को और मजबूती देने के लिए अधिवक्ताओं ने अब बिहार विधानसभा तक आवाज उठाने का निर्णय लिया है। इससे साफ हो गया है कि हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आंदोलन और तेज होगा और अधिवक्ताओं का संकल्प न्याय दिलाने की दिशा में और मजबूत हो गया है।
देखिए, कोई भी बड़ा काम करने के लिए संकल्प की आवश्यकता होती है। इसलिए हम लोग माने हवन पूजन करके संकल्प लिए सभी अधिवक्ता कि उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना के लिए आज संकल्प लेते हैं कि हम लोग इस आवाज़ को पटना प्रदेश तक, दिल्ली तक मजबूती से पहुंचाएंगे और तब तक लगे रहेंगे जब तक खंडपीठ स्थापित ना हो जाए। हाँ, अभी हम लोगों में आपस में आम सहमति बना के विधानसभा में, चूंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा अध्यक्ष तक, मुख्यमंत्री तक ये बात जाए, हर लोगों तक बात पहुंचाना है, तो अपने स्थानीय विधायक के माध्यम से विधानसभा में और लोगों को मेमोरेंडम देके इस बात की जानकारी देके विधानसभा अध्यक्ष तक इस बात को पहुंचाएंगे, ताकि प्रश्नकाल में ये भी प्रश्न रहे भागलपुर खंडपीठ। बाराबंकी जनपद के बदोसराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खोर एतमहादपुर में मंगलवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एनआईए, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त टीमों ने एक साथ दस्तक दी। जांच एजेंसियों ने ये बड़ी कार्रवाई आतंकवादी गतिविधियों के संदिग्ध इनपुट के आधार पर की थी। मिली जानकारी के अनुसार टीमों ने सबसे पहले सफेदाबाद स्थित हिंद अस्पताल में दबिश दी। यहाँ आरोपी राम लखन की मां का ऑपरेशन हुआ था और वो वहां मौजूद था। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों ने राम लखन को अस्पताल से ही हिरासत में ले लिया और सीधे उसके पैतृक गांव खोर एतमहादपुर लेकर पहुंची। 3 गाड़ियों में सवार होकर आई केंद्रीय और प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर राम लखन के घर को घेर लिया। टीम अपने साथ आधुनिक मशीनों और डिटेक्टर्स को भी लाई थी, जिससे घर के कोने कोने को खंगाला गया। घंटों चली इस सघन तलाशी के दौरान घर के अंदर और आसपास मशीनों से जांच की गई। हालांकि शुरुआती जानकारी के अनुसार घर से कोई भी विस्फोटक या आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई। जैसे ही गांव के लोगों को पता चला कि आने वाली गाड़ियां एनआईए और एटीएस की हैं, पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। गांव में इस बात की चर्चा आम हो गई है कि राम लखन के तार किसी बड़े नेटवर्क या संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि एजेंसियां अभी भी इस मामले में कुछ नहीं बोली हैं। पूरे मामले पर बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने पुष्टि की है कि रेड की गई है। उन्होंने बताया कि स्थानीय पुलिस ने एजेंसियों को सहयोग प्रदान किया है, लेकिन गिरफ्तारी के मुख्य कारणों और राम लखन की वास्तविक भूमिका के बारे में अभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकी है। झारखंड लोक सेवा आयोग की दूसरी सिविल सेवा नियुक्ति घोटाले में एफआईआर दर्ज करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच तेज हो गई है। तो वहीं केंद्रीय एजेंसी की टीम ने इस कार्रवाई के तहत सीबीआई की ओर से आरोपित झारखंड पुलिस और प्रशासन के 28 अधिकारियों की संपत्ति का विवरण भी मांगा गया है। जानकारी ये भी मिली है कि ईडी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर इन सभी अधिकारियों की पोस्टिंग और संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। इससे पहले सीबीआई में इसी नियुक्ति घोटाले की जांच के बाद 60 आरोपियों को खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। चौपारण थाना अंतर्गत ग्राम डोडिया में वन विभाग एवं चौपारण पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान करीब 25 एकड़ में अवैध रूप से लगी अफीम की खेती को चिन्हित करते हुए मौके पर ही विनष्ट कर दिया गया। वहीं घटनास्थल से बरामद 6 डिलीवरी पाइप को नष्ट किया गया। इसके अलावा अवैध रूप से अफीम की खेती करने वाले व्यक्तियों के नाम पता का सत्यापन किया जा रहा है। दोषियों की पहचान के उपरांत उनके विरुद्ध कांड दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। मालूम हो कि ड्रोन के माध्यम से दुर्गम इलाके को चिन्हित कर विनष्ट किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।